नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई तृतीय है, जो कि हिंदी भाषा के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध को लेकर हैं। इस इकाई में हम हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर जो मनोवैज्ञानिकों ने सूत्र दिए हैं उन सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में उसका हिंदी का अन्य भाषा से या अन्य विषयों से किस प्रकार अंतर संबंध है, इसका भी अध्ययन हम इस भाषा में इस इकाई में करेंगे। उसी प्रकार से साथियों, इस इकाई तृतीय के अंतर्गत हमारा आज का जो प्रकरण है वह प्रकरण है इस इकाई में जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है हिंदी के शिक्षण सूत्र को लेकर। हिंदी में कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं जो मनोवैज्ञानिकों, भाषाविदों एवं चिंतकों और दार्शनिकों के द्वारा इन शिक्षण सूत्रों को दिया गया है, जिनको प्रतिपादित किया गया है कि ये भाषा विकास के लिए इन सूत्रों का होना अति आवश्यक है। तो इन शिक्षण सूत्रों का हम उपयोग करके हम अपने शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी, सरल और रोचक एवं बालकों की प्रकृति के अनुरूप हम बना सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम शिक्षण सूत्र कहते किन्हें हैं, हम शिक्षण सूत्र किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शिक्षण सूत्रों के विषय में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनके माध्यम से शिक्षण की निरस्ता को समाप्त किया जाता है। साथियों, जैसा कि बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप में एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है कि इन शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षण की जो निरस्ता है उसको समाप्त किया जाता है। साथियों, ये बात इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं या इस प्रकार से इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि बालक खेल में रुचि रखता है लेकिन शिक्षण में नहीं। शिक्षण करना, पढ़ना अधिकतर लोगों को पसंद नहीं होता, क्योंकि ये मानवों की रुचि के अनुकूल इतना नहीं आता है। इसलिए शिक्षण में रुचि लगभग कम होती है बालकों की, क्योंकि वो स्वच्छंद प्रवृत्ति का होता है बालक। तो अब शिक्षण सूत्र में का उपयोग करेंगे तो हम खेल के माध्यम से या बालकों की रुचि के अनुरूप हम शिक्षण विधियों को, गतिविधियों के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान करा पाएंगे। तो जब बालक को अपनी रुचि के अनुकूल विषय वस्तु को सीखने का अवसर मिलेगा तो बालक निश्चित रूप से साथियों उस विषय वस्तु को सीखेगा, समझेगा और उसे ग्रहण भी करेगा, उसका बोध भी करेगा, उसका मतलब बोध रूप में प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण भी कर सकेगा। ठीक उसके बाद में इनके माध्यम से शिक्षण की सफलता विषय वस्तु की ग्राह्यता तथा अधिगम के साथ साथ आगे बढ़ने में पृष्ठ पोषण भी मिलता है। साथियों, बात बिल्कुल सत्य है कि यदि हम शिक्षण सूत्र जो कि भाषाविद, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और चिंतकों के बिल्कुल मंथन के बाद में इनको प्रतिपादित किया गया है, इन सूत्रों को भाषा में समावेशित किया गया है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि शिक्षण सूत्रों की हमारी भाषा में कितनी सार्थकता है। तो इन सूत्रों की प्रमाणिकता के लिए ये बात बताई गई है कि ये जो शिक्षण सूत्र है इससे क्या होता है कि एक तो हमारा शिक्षण की सफलता होती है। सफल शिक्षण हम किसे कहेंगे? सफल शिक्षण उसे कहेंगे जो बालक को विषय वस्तु या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो उसे बालक ने कितना ग्रहण किया है, उस पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को बालक ने कितना अधिगम किया है, कितना सीखा है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उस बालक ने सिखाने के दौरान कितना सीखा है उसका हम पता लगाएंगे। तो यदि बालक ने अधिकांश रूप में सीखा है तो हमारा शिक्षण निश्चित रूप से सफल शिक्षण है। और बालक की उस विषय वस्तु के प्रति समझ विकसित न हो पाई है तो कहीं ना कहीं हमारा शिक्षण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई त्रुटि है। तो कह सकते हैं कि शिक्षण की सफलता और विषय वस्तु की ग्राह्यता
कि जो विषय वस्तु बालकों को पढ़ाई जा रही है उसको बालक कितना ग्रहण करता है, उसकी ग्राह्यता कितनी है, उसको कितना वो बालक ग्रहण कर पा रहा है, कितना आत्मसात कर पा रहा है, कितना सीख पा रहा है। तो ग्राह्यता मतलब विषय वस्तु, उस पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु दी गई है उसको कितना ग्रहण कर पा रहा है, कितना अधिगम कर पा रहा है, तथा अधिगम के साथ साथ आगे बढ़ने में पृष्ठ पोषण भी मिलता है। उस विषय वस्तु को अधिगम कर रहा है, बालक सीख रहा है, और सीखने के साथ साथ उस विषय वस्तु में मतलब अधिक की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, अगले वाले इकाई या पाठ की ओर वो बढ़ रहा है। अगली वाली जो इकाई है विषय वस्तु में, जो अगला पाठ्यक्रम में जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु की ओर वो अग्रसर हो रहा है, तो निश्चित रूप से बालक को आगे बढ़ने के लिए पृष्ठ पोषण मिल रहा है। तो वो शिक्षण सूत्रों का सही उपयोग और सही ज्ञान के द्वारा किया गया है। तो ये भी उसकी सफलता पर एक इस प्रमाणिकता पर मतलब प्रमाणिकता को सिद्ध करता है कि शिक्षक को सही शिक्षण सूत्रों के उपयोग का ज्ञान है। अब इसके बाद में इनके उपयोग से पाठन में रोचकता, सरलता तथा वैज्ञानिकता का संचार होता है। बिल्कुल सत्य है साथियों कि हम शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं उपयुक्त समय के अनुसार, उपयुक्त विधि के रूप में, उपयुक्त बालकों के लिए और उपयुक्त विधि के साथ में इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे शिक्षण में रोचकता उत्पन्न होगी। एक रुचि का सिद्धांत है जो रोचकता उत्पन्न करेगा, बालक उस पठन पाठक में रुचि लेंगे। पाठन में सरलता, जो बालकों के लिए अभी तक कठिन विषय वस्तु थी, वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न शिक्षण विधियों के उपयोग के द्वारा वो विषय वस्तु एक सरलतम बन गई है। वो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में दी गई जो मतलब तथ्य हैं वो बालकों के लिए बहुत ही एक सर्वग्राह्य हो गए हैं, सबके ग्रहण करने योग्य हो गए हैं। वो कठिनता से बिल्कुल सरल बन गए हैं क्योंकि वो गतिविधि आधारित और बालकों की रुचि के अनुरूप उसको गतिविधि से आधारित किया गया है। तथा वैज्ञानिकता का संचार होता है और शिक्षण सूत्रों से बालकों में वैज्ञानिकता का संचार भी होता है। और वैज्ञानिक क्रम के साथ साथ वो भाषाई विकास में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें एक वैज्ञानिकता का भी संचार वहां पर होता है। उसके बाद में साथियों है ये शिक्षण सूत्र बाल केंद्रितता पर आधारित होते हैं। साथियों जो शिक्षण सूत्र दिए गए हैं ये बाल केंद्रितता पर आधारित होते हैं। बाल केंद्रितता से साथियों यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि एनसीएफ के 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में भी बात को बताया गया है कि शिक्षा पूर्णतया बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा से मतलब है कि प्राचीन काल में शिक्षक का स्थान एक ऊंची मंच पर बैठकर या ऊंची मचान पर बैठकर पढ़ाता था, लेकिन जो विद्यार्थी होते थे, शिष्य होते थे, वो नीचे जमीन पर या फिर नीचे चटाई पर बैठकर वो विद्या अध्ययन करते थे। तो ये प्राचीन काल से आश्रम व्यवस्था से लेकर या फिर मध्यकाल आया वहाँ तक चलता रहा। उसके बाद मुगल काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया और आधुनिक काल के बाद में भी ये चलता रहा। लेकिन साथियों वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का जो माध्यम आया है वो ये है कि ये बात को सिफारिश करता है कि शिक्षक में और बालक में एक दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालकों को मित्रवत व्यवहार करते हुए हम शिक्षण कराए और गतिविधियों की आधारित कराए और खेल खेल के माध्यम से कराए तो बालक निश्चित रूप से सीखेगा। पहले जैसे शिक्षण होता था उसमें केंद्र का विषय केवल शिक्षक होता था, जैसे कि मैं करा रहा हूँ, आप जैसे कि हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, व्याख्यान देते हैं, तो सभी विद्यार्थियों की नजरें हम पर होती हैं। तो ये शिक्षण प्रणाली है, व्याख्यान प्रणाली, ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए होती हैं जो लगभग ठीक हैं, लेकिन हमें प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करवाना है तो वहाँ पर हमें बाल केंद्रितता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो उसमें केंद्र के रूप में हमें बालक को मानना है और वहाँ पे केंद्र का विषय बालक होना चाहिए। इसलिए बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए हमें गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।
ताकि बालक में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालक की विषय वस्तु को सरल एवं सुग्राह्य बनाते हुए उसे शिक्षण कराया जाए। और जब बालक विभिन्न गतिविधियों एवं खेल विधाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य करेगा तो वो निश्चित रूप से उस शिक्षण में रुचि लेगा, और जब वो शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक अधिगम करेगा, और जब बालक अधिगम करता रहेगा तो वो एक लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा और हमेशा वो आगे की ओर बढ़ने के लिए तत्पर रहेगा, प्रोत्साहित होगा और हमेशा आगे बढ़ने में मतलब कि अगली इकाई की ओर बढ़ा जाए। जितना जल्दी हो सके पाठ्यक्रम को हम पूरा करें और सब कुछ जो पुस्तक में दिया गया उसे हम शीघ्र ही अधिगम कर सके, ये प्रवृत्ति उसकी उस वक्त रहती है। तो साथियों, इन शिक्षण सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा है कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। शिक्षण सूत्रों के बारे में शिक्षण सूत्रों से मतलब शिक्षण रोचक कैसे बनता है और शिक्षण सूत्र होते क्या है, इनकी और इनका उपयोग करके हम किस प्रकार भाषा शैली को हम विकसित कर सकते हैं, भाषा शैली में रोचकता उत्पन्न कर सकते हैं और भाषा में एक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही, क्योंकि हम विभिन्न शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं और उसको शिक्षा जगत में हम प्रत्येक सूत्र की अपनी क्या महत्ता है, उसकी क्या उपयोगिता है और शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं और उन सभी शिक्षण सूत्रों को प्रति शिक्षण सूत्र के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।